हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका हरियाणवी दोस्त अमित धमदानवी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टर्म इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस बचत नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये कंप्लीट एक इंश्योरेंस होता है। ये आपका कंप्लीट, ये समझ लो, आपकी लाइफ का कंपनसेशन है। कुछ लोगों के, मेरे दोस्तों कुछ के मेरे पास मेल भी आए थे और कॉल आई थी डायरेक्ट, जो मेरे को पर्सनली जानते हैं। वो लास्ट जो मैंने टर्म इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और कितनी उम्र तक का लेना चाहिए, वो काफ़ी लंबी वीडियो बन गई थी। तो उसको देख के लोगों के काफ़ी फ़ोन आए थे और उन्होंने बोला था, यार टर्म इंश्योरेंस लेने की क्या ज़रूरत है। टर्म इंश्योरेंस से तो अच्छा अगर मीन्स अगर एफडी करवा देंगे तो 85 साल तक, 85 ईयर्स तक हमारे 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। उन्होंने एग्जांपल दिया, अगर मान लो 3 लाख रुपए की आज मैं एफडी करवाता हूँ तो पर हर 8 साल के बाद अगर डबल होता है तो 60 साल के बाद तो वो 1 करोड़ रुपये हो जाएगा। जैसे अभी 8 साल के बाद 6 लाख रुपए, फिर अगले 16 साल में जब हो जाएगा तो वो 12 लाख रुपए, फिर नेक्स्ट 24 ईयर्स में वो 24 लाख रुपीज़, नेक्स्ट फिर 32 ईयर्स में वो हो जाएगा 48 लाख रुपीज़। देन नेक्स्ट अगेन 40 साल में तो वो हो जाएगा 92-93 लाख रुपए। उन्होंने ऐसे ही बोला। तो बोला, हम इसको क्यों करें, अगर हम मान लो नहीं मरे तो हमारा सारा पैसा डूब जाएगा। तो उन्हीं दोस्तों को मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि टर्म इंश्योरेंस या फिर कोई भी इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, और ना ही वो सेविंग है। अगर आप अगर आप सेविंग को इन्वेस्टमेंट के साथ कंपैरिजन करेंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट को फिर इंश्योरेंस के साथ कंपैरिजन करेंगे और तीनों को एक जगह पे रख के तीनों को कंपैरिजन करेंगे तो इनमें हम जल्दी से कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि इंश्योरेंस सही है या फिर अपना सेविंग सही है या फिर इन्वेस्टमेंट सही है। ये दोस्तों, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे इससे तो अच्छा कोई प्लॉट लेके डाल दें, तो वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो गया, कोई इन्वेस्टमेंट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हो गया डायरेक्ट, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट तो वही होती है, और सेविंग तो सेविंग होती है भाई। सेविंग तो अपना जो पैसा है अपने पास रख लिया। एफडी होती है भाई, फिक्स डिपॉजिट होता है। वो आपकी जो सेविंग का कोई पार्ट है, फिक्स डिपॉजिट है, किसी पर्पज़ के लिए आप उसको इकट्ठा कर रहे होते हैं। उफ, एफडी तो मैं आपको बोलूँ कि इन्फ्लेशन रेट को भी बीट नहीं कर पाता है, महंगाई भत्ते को। अब उस दोस्त ने जैसे एग्जांपल दिया, मान लो आज मेरे पास 3 लाख रुपए हैं, मैं उसकी 8 साल के लिए एफडी करवा देता हूँ, मेरे पास 6 लाख रुपए हो जाएंगे, तो इट इज़ गुड। लेकिन ये सोचो ना, वो 8% के हिसाब से 8% के हिसाब से भी ग्रो नहीं करता। वो 7-7.5 के हिसाब से शायद एफडी देता होगा, मुझे पता नहीं, अलग अलग बैंकों का अलग अलग हो सकता है। लेकिन ये भी तो सोचो, 7-8% की दर से महंगाई भी तो बढ़ रही है। तो जो आपने आज 3 लाख रुपए लगाए, 8 साल के बाद वो 3 लाख रुपए 3 लाख के बराबर ही होने वाले, और कम ही हो जाएंगे। वो मतलब 6 लाख मिलेंगे लेकिन उनकी वैल्यू तो 3-2.5-3 लाख के बराबर ही हो जाएगी। तो उसका फ़ायदा क्या है ऐसी जगह पे, मतलब आपको इन्वेस्ट करने का। अगर आपके पास थोड़ा सा भी समझदारी से आप डिसीजन लें और थोड़ा सा रिस्क टेकिंग, थोड़ा सा रिस्क मैं नहीं कहूँगा उसको, थोड़ा समझदारी से एक अच्छे किसी म्यूचुअल फंड को या किसी अच्छे बॉन्ड फंड को, किसी अच्छे गवर्नमेंट पीएसयू बॉन्ड फंड को, इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। और बहुत से एफडी, दोस्तों एफडी का एक अलग पर्पज़ होता है, सेविंग का अलग पर्पज़ होती है। सेविंग कब तक करनी चाहिए, मेरा मानना है कि सेविंग ना आपको कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल के किसी पर्पज़ के लिए करनी चाहिए, या फिर किसी हमें जो हमारी लाइफ में अनसर्टेनिटी जो आती है, इमरजेंसी कुछ आ गई, तो सेविंग में से उठा के उसको कर सकते हैं, सो दैट कि हमें हमारी इन्वेस्टमेंट को ना तोड़ना पड़े। अब आप इन्वेस्टमेंट और सेविंग को दोनों को करोगे तो सेविंग अपनी जगह है, बट उसके साथ आपको अपनी इन्वेस्टमेंट भी जारी रखना है। और इन्वेस्टमेंट जारी करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के भी अलग अलग फिर कैटेगरीज आ जाती हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप, और देन डेट फंड, गवर्नमेंट पीएसयू बॉन्ड फंड। उसके बाद आपका डायरेक्ट इक्विटी में किसी कंपनी के शेयर में भी कर सकते हो। फिर लोगों का डाउट जाता है कि कंपनी के शेयर लेने में कंपनी कोई डूब गई तो म्यूचुअल फंड के किसी फंड हाउस के शेयर लेंगे तो म्यूचुअल फंड हाउस बंद हो गया तो भाग गया तो फ्रॉड हो गया। तो ये बहुत सारे डाउट्स हैं लोगों के इन्वेस्टमेंट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में और जो इक्विटी मार्केट के बारे में। ये डाउट हम आगे की वीडियो में क्लियर करते रहेंगे। बस आप वीडियोज़ में जो आपको डाउट आते हैं ना, वो कमेंट में ना करके कमेंट में आप क्वेश्चनिंग को पूछा करो, और उस सो दैट मैं उन टॉपिक्स को रिफाइन करके आपके सामने लेके आऊँ। देखो दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल प्लानर तो हूँ नहीं, मैं सिर्फ आपको वही सलाह दे सकता हूँ जो मैं सोचता हूँ, और एक्चुअल में सोचता नहीं हूँ, जो मैं एक्चुअल में करता हूँ। मतलब मेरी लाइफ में मैंने किस तरीके से मैं सेविंग करता हूँ,
किस तरीके से मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मेरी कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, कितने म्यूचुअल फंड में मेरे SIPs है, कौन सी कंपनीज़ के मैंने शेयर ले रखे हैं। आप लेना चाहो नहीं लेना चाहो वो आपके ऊपर है। आपको मेरी इन्वेस्टमेंट स्टाइल या फिर मेरा जो सेविंग स्टाइल या फिर मेरा जो फ्यूचर में जो सेफ्टी सिक्योरिटी का स्टाइल वो पसंद आए तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, नहीं तो एटलीस्ट उसके बारे में वो जो क्वेरीज लिख के आप अपने अच्छे से फाइनेंशियल प्लानर के पास तो एटलीस्ट जा ही सकते हो। तो दोस्तों मेरा कहने का मेन मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इंश्योरेंस एक नहीं है दोस्तों, एक नहीं है। इंश्योरेंस हम किसी चीज़ के किसी अनसर्टेनिटी में, किसी अनहोनी में, किसी बुरे वक्त में काम आने का वो हथियार है एक, ये समझ लो रामबाण है। अब मेरे एक दोस्त का क्या सवाल था, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि 3 लाख रुपए आफ्टर दैट 40 ईयर्स 98 लाख रुपीज़ हो जाएंगे। मेरे दोस्त 3 लाख रुपए 40 साल के बाद हो जाएंगे अपने 1 करोड़। सही है, 1 करोड़ हो जाएंगे, लेकिन उस चीज़ का क्या है अगर आपको 2 साल के बाद ही कुछ हो गया तो उसका कौन क्या करेगा? तब कहाँ से आएगा? तब अपनी फैमिली को बैकग्राउंड, फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड वो कहाँ से मिलेगा? आप ये क्यों नहीं सोचते? वो आप फिर सेविंग मतलब इंश्योरेंस को आप सेविंग के साथ कंसीडर कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट? फिर उनका दूसरा सवाल था, वो मेरे मतलब सीनियर हैं मेरे, वो सर हैं, तो उनका ये डाउट था। वो अच्छे से मेरे साथ आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, बहुत अच्छे से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे और डिबेट कर रहे थे, और मुझे भी अच्छा लग रहा था क्योंकि उनकी क्वेरी मेरे को भी किसी उस दूसरे आदमी की थॉट्स के बारे में पता चल रहा था कि उनकी सेविंग के बारे में क्या सोच है, इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या सोच है, देन इंश्योरेंस के बारे में क्या सोच है। ये बहुत बुरी बात है कि हमारे भारत देश में इंश्योरेंस के बारे में बहुत नेगेटिव थॉट्स हैं, और ये सारा काम, ये सारा किया धराया ना इंश्योरेंस एजेंट्स का ही है। बुरा मत मानना अगर कोई इंश्योरेंस एजेंट ऐसा सुन रहा हो या देख रहा हो, इंश्योरेंस एजेंट का क्यों? वो किसी आदमी की ज़रूरत कुछ होती है, उसको पॉलिसी कुछ और बेच देते हैं, कुछ और चीज़ें चिपका देते हैं, तो उसकी थॉट्स तो बदलेंगी ना। तो ये हमारे इंडिया मतलब इंश्योरेंस बुरा नहीं है। फॉरेन में हर आदमी का, हर बच्चे का, सब चीज़ों का इंश्योरेंस करवा के लोग रखते हैं विदेशों में, और हमारे पास हम गाड़ी का, स्कूटर का इंश्योरेंस करवा लेते हैं और हम अपना खुद का इंश्योरेंस नहीं करवाते, जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं है। आप सोचो, बोलते हैं कि कोई लोग बोलते हैं क्या फ़ायदा यार, मर गए तो क्या फ़ायदा, हमें तो कुछ मिलेगा नहीं। भाई मर गए तो तुम्हारी फैमिली को कुछ मिलेगा ना, अपनी फैमिली के लिए भी तो कुछ करोगे ना। तो ये होता है इंश्योरेंस। तो सीधा सीधा जवाब ये देखो कि 3 लाख रुपए बोला अगर डालेंगे FD में तो 40 साल के बाद वो 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। 3 लाख भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1000 रुपीज़ या 2000 रुपीज़ पर मंथ डालोगे ना 40 साल में, 2000 रुपये पर मंथ भी अगर डालोगे 40 साल में, तो वो भी 1 करोड़ रुपये हो जाएगा। वो भी 1 करोड़ हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, लिख के दे सकता हूँ मैं। ऐसे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है, और ये तो मैं 12 या 13% के एनुअलाइज रिटर्न की बात कर रहा हूँ, जिसमें कंपाउंडिंग लगता है, फिर एनुअलाइज रिटर्न लगता है, रुपीज़ कॉस्ट एवरेजिंग लगती है। म्यूचुअल फंड के बारे में, इंश्योरेंस बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके बारे में हम म्यूचुअल फंड वाले चैप्टर में बाद में जाएंगे, फिर कभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेन मेरा समझाने का ये पर्पज़ है, इंश्योरेंस गलत नहीं है, टर्म प्लान गलत नहीं है दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। आप वो टर्म प्लान या इंश्योरेंस हम इसलिए लेते हैं कि अगर आज हमने लिया और इसके कल ही या परसों या 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद जब आपके साथ कुछ होता है, तब आपका वो सम एश्योर्ड जिसको बोलते हैं, वो एक एश्योर अमाउंट होता है कि आज मैंने 50 लाख का लिया या 1 करोड़ का लिया, वो 10 साल के बाद मुझे मिल जाएगा। हम मरने का इंतज़ार करके 85 साल के बाद मेरे को मैं ऐसे एग्जांपल दिया कि मैंने तो 85 ईयर्स तक का मेरा कवर लिया। बोले अगर 85 में तुम अगर 86 में मरे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारा तो जीरो गया। अरे भाई वो मेरा 3 लाख रुपया जीरो गया ना, जो मैंने एक साथ लिया, या मैंने 30,000 अप टू 10 ईयर्स किया, या मैंने 1000 रुपीज़ अप टू 8 ईयर्स मैंने पे किया, वो मेरा 3, 3.5, 4 लाख, अगर 1000 रुपीज़ के हिसाब से चलूँगा तो 85 ईयर्स तक मेरा 7 लाख जाएगा। अगर 30,000 रुपये पर मंथ पर ईयर देता हूँ, 10 साल के लिए देता हूँ, तो मेरा 30,000 रुपये जाएगा। अगर 3 लाख रुपये जाएगा। लेकिन दोस्तों ये समझो ना, वो मेरा 3 लाख रुपया गया। बोला अरे मैं 86 साल तक बिना टेंशन के जिया भी तो, ये कोई नहीं समझेगा। अगर मान लो आपके साथ कल कुछ होता है, मैंने 3 लाख मान लो इन्वेस्ट, मैंने एक सिर्फ 30,000 की मैंने एक किस्त पी की, 1 साल के बाद मेरे साथ खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे ऐसा हो, या किसी के साथ भी आपके साथ ऐसा हो कि आप कल ना रहें, तो सोचो ना, सम एश्योर्ड आपकी फैमिली को इमीडिएट 1 साल के बाद मिल जाएगा। अभी आपके पास 5 साल की बच्ची है आपकी, उसकी लाइफ, 5 साल के बच्चे हैं, 10 साल का किसी का बच्चा, उसकी लाइफ यार कुछ उसको बैकअप मिलेगा ना, आपकी वाइफ को एक फाइनेंशियल बैकअप मिलेगा। मान लो 10 साल, चलो मैंने 10 साल तक भर दी,
मान लिया अभी मेरी एज है 30 है, मैंने 40 साल तक मैंने अपनी ईएमआई भी कंप्लीट कर ली, मतलब उन्होंने ले लिया मेरा 3 लाख रुपए मेरे से चला गया मेरे कंप्लीट। फिर भी अगर 41 ईयर में मैं मरता हूँ तब भी तो मुझे 50 लाख मिलेगा। आप ये क्यों नहीं, मतलब 20 साल के बाद भी मुझे 50 मिलेगा, कल मर गया मुझे तब भी 50 लाख, 20 साल के बाद मर गया तब भी 50 लाख, अगर मैं 75 में मरूंगा तब भी, और 80 साल का होकर मरूंगा तब भी मुझे मतलब सॉरी मेरी फैमिली को 50 लाख मिलेगा। एफडी में क्या है, एफडी में तो आपको जो वो 1 करोड़ मिलेगा या 50 लाख जो दोस्त मिलेगा वो इमीडिएट पता है कि वो 24 साल के बाद ही मिलेगा। लेकिन जब आज अगर कुछ हो गया आपके छोटे बच्चों को, तब क्या होगा, तब तो नहीं मिलेगा ना। मान लो एफडी का उन्होंने एग्जांपल दिया, आज मैंने 3 लाख किए, 8 साल के बाद मुझे 6 लाख मिल जाएंगे। अगर 8 साल के अंदर तुम मर ही गए तो क्या उस 6 लाख में आपकी फैमिली को कैटर कर सकते हो? क्या उस 6 लाख में आपकी फैमिली का काम चल जाएगा? या फिर मान लो उसके फिर 8 साल 16 साल सॉरी 16 साल के बाद आपको मिलेगा 12 लाख रुपए। क्या 12 लाख रुपए में 16 साल के बाद अगर आप मरते हो तो 12 लाख रुपए आपकी फैमिली का काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। 50 लाख में भी नहीं चलेगा, लेकिन 16 लाख और 50 लाख में फ़र्क है ना, एक अमाउंट का फ़र्क है ना। 3 लाख रुपए आपने रिस्क में डाले हैं, मान लो रिस्क में डाले हैं, लेकिन आपका सम एश्योर्ड ज़्यादा है ना। एफडी में क्या हुआ? तो इन चीज़ों का करके मतलब आप मिलाइए नहीं। हाँ वो सही है। फिर उन्होंने दूसरा एग्जांपल दिया कि मैं म्यूचुअल फंड में भी करूँगा तो 1 करोड़ हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन वो हो उसी टाइम पे होगा, 20 साल 25 साल 40 साल के बाद होगा वो आपका 1 करोड़। अगर आप कल नहीं रहे तो कल कहाँ से आएंगे वो 50 लाख रुपए? फैमिली 20 साल और आगे 20 साल तक सर्वाइव करेगी कैसे? इसीलिए इंश्योरेंस होता है दोस्तों। तो इन चीज़ों में कंफ्यूज ना हो और किसी इंश्योरेंस एजेंट को गलत ना समझे। और मेरे इंश्योरेंस एजेंट जो मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, मतलब तो उनको कस्टमर को थोड़ा सा अच्छे से समझ के, उनकी रिक्वायरमेंट समझ के, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको पॉलिसी दीजिए। कुछ लोग बोलते हैं कि वो प्लान होना चाहिए कि जिसमें अगर ना मरें तो कुछ वापस मिले, वो ले लो आप। उसके अलग से राइडर आते हैं, वो ले लो। उसमें फिर आपको भाई फिर उसमें आपका प्रीमियम ज़्यादा हो जाएगा, तो फाइनली आपको पैसा वापस लेना है। अरे जितना प्रीमियम आप उसको पैसा वापस लेने के लिए दे रहे हो, उस पैसे को आप इन्वेस्ट करो ना म्यूचुअल फंड में या सिक्योरिटी मार्केट में या किसी एफडी में या रिकरिंग डिपॉजिट में, वट एवर द रिस्क यू कैन अफोर्ड, उसमें करो। आप इसको सिर्फ टर्म इंश्योरेंस को एज ए टर्म इंश्योरेंस कंसीडर करो। हेल्थ इंश्योरेंस कंसीडर करने की कोशिश मत करो, या फिर इन्वेस्टमेंट या एफडी कंसीडर करने की कोशिश मत करो। ये टर्म इंश्योरेंस या फिर ये इंश्योरेंस, कोई भी पॉलिसी, आप एक कंपनसेशन ले रहे हो अपनी फैमिली की सपोर्ट में। आप जब आप ना रहेंगे तब, वो ना रहें आप शायद आज, 1 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 85 साल के बाद, तो उस पैसे की ज़रूरत ही नहीं है यार। आपके बच्चे ही आराम से, मतलब जब आप, अगर मैं 30 का हूँ तो 30 साल के बाद, 60 साल की मेरी उम्र में, तो मेरे बच्चे ही अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे ना, उनको उस पैसे की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन तब ज़रूरत रहेगी अगर वो नहीं खड़े हो पाए, तब भी उनको एक छोटा सा एक फाइनेंशियल बैकअप थोड़ा सा मिल सकता है, एक सपोर्ट मिल सकती है। तो दोस्तों इतना ही था, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि अभी आज मैंने इनको मेन तो आपको फ़र्क समझा ही दिया है सेविंग, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस के बारे में। अगला हम लेके आएंगे टॉपिक कि किस हिसाब से आदमी को अपनी एक पेमेंट को कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या कितना फिर इंश्योरेंस, कितने टर्म इंश्योरेंस के बारे में तो मैंने काफ़ी डिस्कस कर ही लिया। अब हेल्थ इंश्योरेंस, इन चीज़ों के बारे में अभी मैं ज़्यादा सा अंदर नहीं घुसूँगा, क्योंकि हमारा नया नया इंटरेक्शन है। और मैं ये सलाह मैं आपको एज ए दोस्त दे रहा हूँ। मैंने चैनल का नाम आपका हरियाणवी दोस्त अमित धमतानवी किस लिए रखा है? मैं कोई फाइनेंशियल प्लानर नहीं हूँ, और ना मुझे बनना है, ना मैं बनने की कोशिश करूँ। बस मैं एक अच्छी सलाह मतलब देने की कोशिश करता हूँ, जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ और जो मैं फॉलो करता हूँ। आप जिसको मैं फॉलो करता हूँ आप उसको मत देखो, आप मुझे मत फॉलो करो, लेकिन मेरी जो इन चीज़ों को आप एक दिमाग में रख के, जब आप कोई चीज़ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव कोई या इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाए, तो इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हो, इन चीज़ों को आप कंसीडर कर सकते हो। मेरी लाइफ में जो मैंने कंसीडर किया, शायद कोई एक पॉइंट आप भी अपनी लाइफ में कंसीडर कर सकते हो, और अपने सुखी और खुशी जीवन का एक आधार चुन सकते हो। मैं बिल्कुल खुश रहता हूँ, क्योंकि मैं खुश रहने का मेरा कारण ये नहीं है कि मैं 4 पैसे कमाता हूँ, मैं अपने आप को चारों तरफ से सिक्योर करके, ऐसे अगर मैं सोचूंगा सिक्योर के रखा हुआ है। सेविंग भी है, मेरे पास सेविंग है, मैं सेविंग में सेविंग करके रखता हूँ। देन फिर मेरे पास इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, टर्म प्लान भी है मेरे पास। दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी है, जो मेरे को हेल्थ की, मैं अगर कल बीमार हो जाता हूँ मुझे उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कल मैं मर जाता हूँ तो मुझे उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत है, मेरे बच्चों को मिल जाएगा। बीमार हो जाता हूँ, हॉस्पिटल वाला मेरा ख्याल रखेंगे। देन मेरे को सेविंग भी है मेरे पास, अगर 6 महीने तक मेरी कोई पेमेंट भी नहीं आएगी तो भी मैं उस सेविंग से काम चला लूँगा। इन्वेस्टमेंट भी है, जो मैं किसी भी इमरजेंसी में 6 महीने तक का मेरे पास फंड है अगर इमरजेंसी, तो मैं उस इन्वेस्टमेंट को एटलीस्ट 6 महीने तक तो नहीं टोकूंगा।
तो ये सब चीज़ें होती हैं। आप हर टॉपिक पे अच्छा है आर्गुमेंट करना, और आप अपने जवाब और जो सवाल हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा स्पेशल जो अपने फौजी भाई हैं जो अर्ली एज में रिटायर या होना चाहते हैं या हो रहे हैं, उनको किस तरीके का इन्वेस्टमेंट जो होरिजन किस तरीके का एक बास्केट ऐसे बना के करें कि उनको बिना टेंशन करके अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं। अर्ली रिटायरमेंट जैसे आप अगर 20 साल में कर रहे हो और आपको 40 साल में रिटायर होना है, तो अर्ली रिटायरमेंट का भी एक प्लान है कि किस तरीके से कैसे इन्वेस्टमेंट, सेविंग और इंश्योरेंस ऐसी पॉलिसी लेके ऐसा कुछ किया जाए कि आपको बिना टेंशन लिए आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकें। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, बहुत काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए। आपको आगे आने वाले टाइम में ऐसी वीडियोज़, इंटरटेनमेंट की वीडियोज़ और हमारी ज़िंदगी से जुड़े हर पहलू की वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।